अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर भी हम पैसेज टू इंडिया सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम थीम्स को देखेंगे पैसेज टू इंडिया के। तो जो सबसे फॉरमोस्ट थीम है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉलोनियलिज्म का थीम है। अब कॉलोनियलिज्म क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर एक इंपीरियलिस्टिक पावर जो होती है वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर कब्जा करती है। उस कब्जा करने के बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे जो फॉरमोस्ट मकसद होता है वो वहाँ की इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को एक्सप्लॉइट करना और इकोनॉमिकली वहाँ से फ़ायदा गेन करना है। A Passage to India provides an in-depth description of life under colonial rule। अब A Passage to India एक नावल है जिसे एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने लिखा। अब ये पैसेज टू इंडिया एक ऐसा वर्क है कि जिसके अंदर जो कॉलोनियल रूल के अंडर लाइफ है उसकी इन डेप्थ एनालिसिस दी गई है। लाइफ अंडर कॉलोनियल रूल कैसी होती है? लाइफ अंडर कॉलोनियल रूल एक ऐसी लाइफ होती है जिसके अंदर जो कॉलोनीज़ होते हैं उनके कोई बेसिक राइट्स नहीं होते, वहाँ बसने वाले लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं होती, उनको ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, उन्हें इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, उनको अच्छे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिए जाते। रादर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें किसी किस्म के राइट्स नहीं दिए जाते। तो कॉलोनी की जो लाइफ होती है वो डिपेंडेंट होती है कॉलोनाइजिंग पावर या इंपीरियलिस्टिक पावर के ऊपर। कॉलोनियलिज्म हैज़ इट्स फाउंडेशंस अपॉन द आइडिया ऑफ वाइट मैन्स बर्डन। अब कॉलोनियलिज्म एक प्रैक्टिस है जिसकी फाउंडेशन प्राइमरीली होती है इंपीरियलिज्म के ऊपर, और उसके अलावा इसकी जो फाउंडेशन होती है वो वाइट मैन्स बर्डन के ऊपर होती है। अब वाइट मैन्स बर्डन को समझ लेते हैं कि वाइट मैन्स बर्डन क्या है। वाइट मैन्स बर्डन से मुराद जो कॉलोनाइजिंग पावर होती हैं वो हमेशा समझती हैं कि जो कॉलोनीज होती हैं या उसमें बसने वाले लोग जो होते हैं वो ए रिलीजियस है, यानी उनका कोई रिलीजन नहीं, वो ए सोशल हैं, यानी उनकी कोई सोसाइटी नहीं, वो ए कल्चरल हैं, यानी उनका कोई डेफिनेट और स्पेसिफिक कल्चर नहीं, वो उन्हें कैनिबल्स बारबैरिक सैवेजेस कहते हैं और वो अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हैं कि हमने उन लोगों को सिविलाइज करना है। तो इसी बुनियाद पर जो कॉलोनाइजिंग पावर होती है वो किसी खास टेरिटरी के ऊपर कब्जा करती है कि जो वहाँ रहने के कैनिबल्स हैं उन्हें वो रिफॉर्म कर सके। बुनियादी तौर पर ये कॉन्सेप्ट एक हॉक्स कॉन्सेप्ट है जिसका हकीकत से मेरे नज़दीक कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइमरी मकसद जो ऐसी मुहिम जोई का होता है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को देखना और उसके अलावा टेरिटोरियल एक्सपेंशन को देखना होता है। फॉस्टर वर वेरी क्रिटिकल अबाउट द कॉलोनियल रूल। अब ये जो हमारा नावल है इसके अंदर कॉलोनियलिज्म का थीम बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, लेकिन कॉलोनियलिज्म के थीम को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं किया गया। रादर फॉस्टर ने बहुत क्रिटिकल ओपिनियन दिया है कॉलोनियल रूल या कॉलोनियलिज्म के बारे में। E.M. फॉस्टर ने एक बहुत सिग्निफिकेंट काम किया। उसने क्या सिग्निफिकेंट काम किया कि उसने यूनाइटेड इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था उसके अंदर रेवेजेस ऑफ इंपीरियलिज्म यानी इंपीरियलिज्म की जो इल्स एंड इवल्स थी उन्हें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो इंपीरियलिस्टिक रूल था ब्रिटिशर्स का उसने इफेक्ट किया वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को, किस तरीके से उनके बेसिक राइट्स को रिजर्व किया और किस तरीके से जो इंपीरियल पावर थी उसने कोर्सिव टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए कॉलोनी के ऊपर कब्जा किया और परमानेंटली वहाँ के रेजिडेंट्स हो गए। He sheds light upon the fact that how colonial system forces the masters to become racist and harmful figures। अब उसने एक और चीज़ को डिस्कस किया कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिसकी वजह से जो कॉलोनियल पावर थी या जो कॉलोनियल रूलर थे वो रेसिस्ट हो गए और हार्मफुल फिगर्स बन गए। जब भी किसी पर्टिकुलर कॉलोनी के ऊपर कॉलोनाइजिंग पावर कब्जा करती है तो वो समझती है कि जो उनकी कॉलोनी है या उस कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो हर लिहाज से उनसे इन्फीरियर हैं, वो कल्चरली उनसे इन्फीरियर हैं, वो इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड के तौर पर उनसे इन्फीरियर हैं, रादर हर वॉक ऑफ लाइफ में वो उनसे इन्फीरियर है और इसी बुनियाद पर वो रेसिस्ट हो जाते हैं। रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि जिसके अंदर आप समझते हैं कि आप दूसरे से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द लाइफ। अब हमारे नावल के अंदर रॉनी हेस्लॉप का कैरेक्टर है जो कि एपिटमाइज करता है कॉलोनियल रूल को। उसके अंदर कॉलोनियल पावर के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं वो मौजूद है, यानी वो रेसिस्ट भी है, वो लोकल्स को सैवेज समझता है, वो उन्हें कैनिबल्स कहता है, वो उन्हें अनसिविलाइज्ड कहता है। उसके अलावा मिस्टर टर्टन हैं, ये भी रॉनी हेस्लॉप की आइडियोलॉजी पे अमल करते हैं। दोनों बहुत ही सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर मौजूद हैं और इसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लॉइट करते हैं लोकल पॉपुलेशन को। फॉस्टर ने कॉलोनियल रूल को नावल में ग्लैमराइज नहीं किया, रादर उन्होंने एक क्रिटिकल ओपिनियन पेश किया। ऑल्दो उनका ताल्लुक
इंग्लैंड से था, वो इंग्लिश कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट नहीं किया और इस प्रैक्टिस के वो ज़ाती तौर पर खिलाफ थे। उन्होंने जो कॉलोनियलिज्म है या कॉलोनियल रूल है उसकी ऑब्जेक्टिव और बड़ी क्लियर पिक्चर दे दी हमारी आंखों के सामने और हमें ये बता दिया कि ये हमने डिसाइड करना है कि आया हम कॉलोनियल रूल या कॉलोनियलिज्म के हक में हैं या नहीं। He wants to portray that colonialism is a harmful system for Britishers and Indians as it deepened the gulf between two communities. अब ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजिंग पावर थे या इंपीरियलिस्टिक पावर थे, इंडियंस कॉलोनी थे। जब कोई इंपीरियल पावर किसी कॉलोनी पे ऊपर कब्जा करती है तो जो उनके दरमियान का फर्क है वो वाज़ेह हो जाता है। क्यों? जब ब्रिटिशर्स और इंडियंस के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे, हम किसी तौर पर उनसे नहीं मिलते थे, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा सोशल सेटअप उनसे बहुत मुख्तलिफ था। लेकिन कॉलोनियलिज्म ने इस गल्फ को मजीद डीप कर दिया और दोनों जो कम्युनिटीज थी उनके दरमियान नफरत पैदा होगी। जब इम्बैलेंस ऑफ पावर पैदा होता है, मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप होता है, तो दोनों तरफ नफरत पैदा होती है। जब तक मसावात और इक्वालिटी की बेस पर कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता, उस टाइम तक जो नफरत है वो इंसान के अंदर से या किसी भी कम्युनिटी के अंदर से दूसरी कम्युनिटी के लिए खत्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट थीम हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मर्डर्स एंड मिस्ट्रीज का थीम। अब फॉस्टर ने क्या किया? फॉस्टर ने यह किया कि उसने इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन देने के लिए मर्डर और मिस्ट्रीज की एनालॉजी को यूज किया। अब मर्डर एंड मिस्ट्रीज क्या है? मर्डर से मुराद क्यास है। जब चीज़ें बहुत डिसऑर्डर वे में चल रही होती हैं, जब उनका ऑर्डर अरेंज नहीं हो रहा होता, तो एक क्यास जन्म लेता है। उस हैपहैज़र्ड मैनर को आप क्या कहते हैं? मर्डर कहते हैं। लेकिन मिस्ट्री से मुराद क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कंफ्यूजिंग तो होती है लेकिन वो एट द सेम टाइम मिस्टिकल भी होती है और एक्साइटिंग भी होती है। ऑन इंग्लिश स्टाइल फील्डिंग सीज इंडिया एज अ मर्डर। अब इंडिया की जो सोसाइटी है ये एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की सकाफत, कल्चर, मज़हब और रहन सहन, उनके रस्म व रिवाज इंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो इसी वजह से जो इंग्लिश साइड थी या ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को मॉडल समझते थे, यानी वो उसे फुल ऑफ क्यास समझते थे। वो कहते थे कि ये एक हुजूम है मुख्तलिफ लोगों का जो यहाँ पर आया हुआ है और ये फुल ऑफ क्यास है, और उसे वो मॉडल से तशबीह देते थे। जबकि मिसेस मूर और मिस एडेला क्वेस्टेड जो कि लंदन से आई थी, वो इस कंट्री को एक मिस्ट्री के तौर पर देखती थी। वो एक किसी ऐसी चीज़ समझती थी कि जिसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और जिसकी खूबसूरती को देखा जाना चाहिए। द नॉवलिस्ट हिमसेल्फ पोर्ट्रेज इंडिया एज अ मॉडल दैट इज़ अनएबल टू बी अंडरस्टूड एंड फुल ऑफ क्योस। अब जो नॉवलिस्ट थे, जो राइटर हैं E.M. फॉस्टर, वो भी इंडिया को मॉडल के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये फुल ऑफ क्योस है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। ये मल्टी कल्चरल किस्म की सोसाइटी है कि जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे E.M. फॉस्टर का भी एटीट्यूड देख लेते हैं। इनवर्डली तो वो गोरा था, उसके अंदर तो अंग्रेज़ की वो कुछ ना कुछ खसूसियात तो होती हैं, चाहे जितना बैलेंस्ड हो, जितना आइडियल करैक्टर हो, आइडियल इंसान हो, लेकिन कुछ एस्पेक्ट उसके अंदर उसके कल्चर, उसके सकाफत के होते हैं और उसकी छाप होती है उसके ऊपर। तो वो जो इंडियन आर्किटेक्चर तो उसे प्रिमिटिव कहते थे, वार्म कहते थे, आउटडेटेड कहते थे। हालांकि जो इंडियन आर्किटेक्चर है, जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, चाहे वो इमारतें देख लें, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेसेस देख लें, तो हमारा आर्किटेक्चर बड़ा रिच आर्किटेक्चर है कि जिसे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर हमारे ममालिक के अंदर आते हैं, तो वो इंडियन आर्किटेक्चर को ओल्ड कहते थे, वॉर्न कहते थे, आउटडेटेड कहते थे। लेकिन उन्हें जो यूरोपियन आर्किटेक्चर था, यूरोपियन लैंडस्केप थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एस्थेटिसिज्म या एस्थेटिक टच नज़र आता था। Foster also shed light upon the fact that even Indians are divided in their ideas of murders and mysteries. Foster ने ये भी कहा कि जो लोकल पॉपुलेशन है, वहाँ के नेटिव्स हैं, वो भी मर्डर्स एंड मिस्ट्रीज़ के आइडिया के अंदर एक दूसरे से कंफ्यूज हुए हैं। उन्हें नहीं समझ लग रहा कि आया इंडिया मर्डर है या फुल ऑफ मिस्ट्रीज़ है। तो इसकी एग्जांपल आप ले लें, डॉक्टर अजीज़ का कैरेक्टर है, वो हिंदुइज़्म को एक मॉडल के तौर पर समझता है, यानी वो एक कियाटिक रिलीजन के तौर पर लेता है। सिमिलरली जो हमारे पास गॉड बोले का कैरेक्टर है, वो भी इस्लाम के बारे में कुछ इसी किस्म के ही जज्बात रखता है। नेक्स्ट थीम जिसको हमने देखना है वो फ्रेंडशिप का थीम है। फॉस्टर डिस्क्राइब्स द इनर लाइव्स एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉस्टर ने कैरेक्टर्स की लाइफ को डिस्कस किया और उनकी आपस में इंटरेक्शन करवाए। उस इंटरेक्शन से उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की? उस इंटरेक्शन से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो गोरा है
उसका अपने जो ग़ुलाम हैं उनके साथ कभी भी दोस्ती का रिश्ता नहीं हो सकता। जो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है जो हमेशा से कायम है, और मास्टर कभी भी स्लेव का दोस्त नहीं हो सकता। फॉस्टर ने ये जो थीम है इसे बहुत इफेक्टिव और अच्छे तरीके से डील किया अपने इस नावल के अंदर। इन द नावल फ्रेंडशिप ऑलवेज स्ट्रगल्स विद कल्चर डिवाइड्स इम्बैलेंस इन्फोर्स्ड बाय कॉलोनियल रूल। वही बात है जो मैंने पहले डिस्कस की कि नावल के अंदर जो थी फ्रेंडशिप, उसके सामने कल्चरल बैरियर्स मौजूद थे, उसके अंदर इम्बैलेंस ऑफ पावर मौजूद था जो कॉलोनियल रूल ने कहा। यानी नो मैटर कि आप कितने अच्छे हैं, अगर आप दो मुख्तलिफ रेसेस से यानी ब्रिटिश रेस से ताल्लुक़ रखते हैं या नेटिव रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी आपस में जो इंटरेक्शन है वो ऑफिशियल तो हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर फ्रेंडशिप का छाप नहीं आ सकता, उसके ऊपर फ्रेंडशिप की छाप नहीं आ सकती। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट अ मास्टर कैन बी द फ्रेंड ऑफ स्लेव। अब जब नॉवल शुरू होता है तो उसके अंदर यही इशू डिस्कस किया जाता है कि क्या जो इंडियन है वो किसी अंग्रेज़ का दोस्त हो सकता है, और नावल की जो कंक्लूजन होती है वो यही होती है कि ऐसा पॉसिबल टेक्निकली नहीं है और ह्यूमनली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मास्टर और स्लेव एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे या कॉलोनियल पावर थी उसका जो मकसद था यहाँ पर वो कोर्सिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉयट करना। अगर वो लोकल पॉपुलेशन से फ्रेंडशिप के जज्बात रखना शुरू कर देती तो वो एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाती। जब एक्सप्लॉयटेशन कम होती तो उनके जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उन्हें वो अचीव ना कर सकते। फॉस्टर ने तमाम कंस्ट्रेंट का जिक्र किया कि जो कि इंडियंस और इंग्लिश के दरमियान जो मीनिंगफुल फ्रेंडशिप है उसके आगे आए हुए थे। उनमें से कुछ कंस्ट्रेंट आपके पास रेस का कंस्ट्रेंट है। सबसे पहला रेस से मुराद के दोनों मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों का कल्चर सकाफ़त मुख्तलिफ थी, तो इसी बुनियाद पर दोनों एक दूसरे से इंटरमिंगल नहीं कर सकते थे। जो कल्चरल डिफरेंस था उसकी वजह से दोस्ती नहीं हो सकती थी। दूसरा क्लास डिफरेंस था, एक सुपीरियर क्लास से अपने आप को समझते के ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि नेटिव्स इन्फीरियर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। अब सुपीरियर और इन्फीरियर क्लास का वो समझते थे कि मैच नहीं बन रहा और ये मिस मैच हो रहा है। उसके अलावा रिलीजियस डिफरेंस हमारे पास है कि जिसकी वजह से मीनिंगफुल फ्रेंडशिप की तरफ मामलात नहीं जा रहे थे। देन लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कॉलोनियल पावर थी वो जब सब कॉन्टिनेंट पे आई तो उन्होंने ये सोचा वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, और जब लैंग्वेज नहीं है उनके पास कल्चर नहीं है। वो अपनी लैंग्वेज को जो समझते थे वो समझते थे कि तहजीब याफ्ता लैंग्वेज है, वो रिफॉर्मर्स की लैंग्वेज है, जबकि नेटिव्स की लैंग्वेज को समझते थे वो कैनिबल्स की लैंग्वेज है। तो जब इतना लैंग्वेज बैरियर या कम्युनिकेशन बैरियर आपस में आ गया तो उनके दरमियान मीनिंगफुल फ्रेंडशिप नहीं हो सकती थी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को हम करते हैं एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप जरूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।